हाय हेलो नमस्ते सभी को। आप सभी का और एक एग्रोजूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड जैसे कि आप सभी को पता है, ये फ्रीडम अगस्त मंथ हमारा चल रहा है एंड विद आवर न्यू प्लान्स एंड वी आर इनटू एग्रीकल्चर का सेशन हमने स्टार्ट भी कर चुके हैं। हम एग्रीकल्चर सेशन भी शुरू हो चुका है एंड ये सीजन ऐसा है, वी आर मिड इनटू द एग्रीकल्चर सीजन। हम आधे रास्ते तक आ गए हैं एंड आप सभी का ये लाइक फॉर अटेंडिंग दिस आई एम बहुत थैंकफुल टू यू ऑल। और आप सभी को ये जताने की बात है कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली रिगार्डिंग वाटर पोल्यूशन, जो हमारे मतलब पानी की जो प्रदूषण फैलती है, किस कारण फैलती है, मेजरली एग्रीकल्चर बेसिस से कौन कौन सा केमिकल्स हैं या कैसे केमिकल्स के माध्यम से हमारा जो वाटर पल्यूट हो जाता है, पानी की प्रदूषण फैलता है, इसके कारण हमको क्या क्या इफेक्ट झेलना पड़ता है, हम उससे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारा SHPL एग्रो केयर बायोस्टिमुलेंट्स में या एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में उसका क्या उपयोग करके हम इसको कम कर सकते हैं और आने वाले दिनों में आने वाले पीढ़ियों को हम एक अच्छा सराउंडिंग एनवायरनमेंट दे सकते हैं, ताकि वो भी डिजीज फ्री एनवायरनमेंट में मतलब जिंदा रह सके। ठीक है ना। बिफोर स्टार्टिंग आप सभी को एक बार मैं चैट बॉक्स में ये डालना चाहता हूँ, आप किन किन को क्या क्या पता है कि हमारा जो केमिकल यूसेज के कारण कौन कौन सा, मैं बहुत सारे सेमिनार में ये भी बता चुका हूँ कि ये हम केमिकल्स का, रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक फर्टिलाइजर्स का, सारों का इस्तेमाल करके हमारा कौन कौन सा प्रदूषण होता है, उसके कारण क्या इफेक्ट आता है, वो कौन कौन सा प्रदूषण है आप अगर जानते हो और कोई अगर पहले भी मेरा सेमिनार अटेंड कर चुके हैं तो उनको पता भी होगा। प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है ना। वॉइस अभी ऑडिबल है क्या? वॉइस अभी स्लो बोल रहे थे। आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? यहाँ पे बारिश का मौसम है, मे बी इट्स ड्यू टू बेसिकली फॉर नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है। या थैंक यू थैंक यू। आई विल रेज माई वॉइस इफ एनीथिंग परसिस्ट कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से तरीके के, किस किस टाइप्स का पॉल्यूशन होता है, किस किस टाइप्स का प्रदूषण होता है, वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो। या यस। तो कमिंग टू टुडेज टॉपिक, आज का टॉपिक जो होने वाला है बेसिकली ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के ऊपर होने वाला है। एंड फॉर दैट क्या हमारे पास एग्रो केयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में क्या क्या सोल्यूशंस है, उसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। आप सभी को ये जानना महत्व है कि क्यों हमको ऑर्गेनिक वे में बदलना है, जैविक तौर तरीके अपनानी है, क्योंकि आजकल जो वातावरण में, जैसे कि मैं बहुत सारे पॉल्यूशन के बारे में मैं पूछा था आपको, वैसे ही वो पॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, उसमें एयर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। तो ये तीन मेजर तरीके के पॉल्यूशन है जो कि इंटरलिंक्ड भी हैं, या आप ऐसे बोल सकते हो एक अगर खराब होती है तो ऑटोमेटिकल दूसरी भी खराब हो जाएगी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। हमको ये जानकारी हमको ग्रहण करनी है और बाकी सारी किसान भाई को भी देना है कि ये जो रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करते हो इससे कितनी हानि पहुंचती है हमारे, मतलब हमारी सेहत को भी, वातावरण को भी। तो वो जो जो हवा के कारण प्रदूषण फैलता है, जो मिट्टी से प्रदूषण होता है, पानी से प्रदूषण होता है, तो आज का टॉपिक जो होने वाला है इट्स बेसिकली ऑन वाटर पोल्यूशन, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन में भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे टाइप्स में आते हैं वो।
वो टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन में क्या क्या आएगा? केमिकल पोल्यूशन, जो कि हमारा केमिकल की इस्तेमाल करने के कारण, हम पानी में खुला छोड़ देने के कारण वो सब होता है। सरफेस वाटर पोल्यूशन देखिए, जो हमारे समुद्र में है, वो ऊपर की सतह में ज्यादातर प्लैंक्टन से या वैसे रहते हैं, नीचे भी रहते हैं। लेकिन वो प्लैंक्टन्स की मात्रा में आजकल क्या है, प्लास्टिक्स मिलने लगे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स, माइक्रो जो भी हमारे मिजल्स रहते हैं, जो भी हमारे केमिकल्स रहते हैं, वो डेरिवेटिव्स ऊपर सतह के ऊपर तैरने लगे हैं। क्यों? इससे क्या होती है, नीचे जो प्राणी रहती है, नीचे जो मछलियां रहती है, नीचे जो फ्लोरा एंड फोना होती है, वो सब खराब हो जाती है। कोरल रीफ्स खत्म हो जाना, ये सब वाटर पोल्यूशन के कारण होती है, ठीक है ना? उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन डिप्लीशन पोल्यूशन। ज्यादा अगर हमारे में ज्यादा ऑक्सीजन की देखिए कमी हो जाती है, तो उसके कारण भी पोल्यूशन कहलाता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो मछलियां जिंदा नहीं रह पाती है। वो ऑक्सीजन में क्या होता है, वहां पे हमारे एक्वाटिक प्लांट्स ज्यादा उग जाते हैं, या हमारे में ज्यादा एल्गल ब्लूम्स आ जाते हैं। वो सब क्या होता है, ऊपर देखे होंगे एक परत पूरा ग्रीन कलर की परत जम जाती है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक की मात्रा, जो कि मतलब जितनी मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा है वहां पे, वो एल्गल ब्लूम्स। तो ये इससे भी ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है। न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन, जैसे कि मैंने बताया, हम जो भी मतलब रासायनिक सारों का इस्तेमाल करते हैं, वो सब बह के पानी में चला जाता है, और वहां पे वो क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो जाता है। उसमें क्या होती है, एक्वाटिक प्लांट्स ज्यादा आते हैं। जो एक्वाटिक प्लांट्स आते हैं वो सतह के नीचे आते हैं तो वो सही है, लेकिन ऊपर जब आ जाते हैं वो एल्गल ब्लूम्स होता है, वो न्यूट्रिएंट वाटर पोल्यूशन कहलाता है। माइक्रोबियल पोल्यूशन, कि बहुत सारे बैक्टीरिया, गंदे गंदे बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट्स ऐसे हैं, जो कि हम अगर उसका सेवन करें, या हम उससे नहाए, या उससे हम मुंह भी धो लें, तो हम उससे रोग से पीड़ित हो सकते हैं। सस्पेंडेड मैटर पोल्यूशन, जैसे कि आपने थर्मोकोल छोड़ दिया, आपने बहुत सारे ऐसे कपड़े छोड़ दिए, ये सब सस्पेंडेड मैटर पोल्यूशन में आता है, जो कि हमारी वातावरण में पानी रहने की पोल्यूशन को बहुत ही वो दिक्कत करता है। तो बस हमारी ही नहीं, ये पूरे वायुमंडल में जो भी पानी का मतलब अवेलेबिलिटी है वो घटा देता है, क्योंकि हमको फ्रेश वाटर मिलना बहुत कम है। उसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है हमारा, फ्रेश वाटर का, ग्राउंड वाटर से। नीचे से पानी जो रहती है, नीचे से पानी जो ग्राउंड वाटर लेवल रहती है, वो घट जाता है, वो पल्यूट हो जाता है, वो प्रदूषण हो जाता है, और उससे हम आने वाले दिनों में हम सेवन भी नहीं कर पाएंगे। तो यही दिक्कत होती है। आजकल केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण क्या-क्या इफेक्ट होता है वाटर पॉल्यूशन में, उसको हम जानकारी लेंगे। बिफोर दैट आपको एक स्टडी दिखाता हूँ, ठीक है ना? Yeah. तो एक स्टडी हुआ है पॉल्यूशन के ऊपर। पॉल्यूशन का जो भी मतलब, मैं बस इस वाटर पॉल्यूशन का नहीं बोल रहा हूँ। जो प्रदूषण है वो बस वाटर प्रदूषण, पानी की प्रदूषण के कारण है, हवा भी हो, मिट्टी भी हो, बाकी जो भी प्रदूषण के कारण होती है, उसके कारण कितना कितना इफेक्ट होता है हमारे पीपुल्स के एनुअल डेथ में। उनका डेथ रेट कितना बच जाता है, यू कैन सी दैट अप्रोक्सीमेटली 8.3 मिलियन लोग मर जाते हैं ये प्रदूषण के कारण। जान पा रहे हैं ना? लगभग, जो कि बर्थ रेट से है ज्यादा। मतलब लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, ऑलमोस्ट हम 60% टू 40% के अंदर आ जाते हैं जो बर्थ रेट के हिसाब से। तो जितने लोग मतलब आज पैदा होते हैं, उससे आधा लोग तो मर ही जाते हैं। तो ये सब दिक्कत आती है, ठीक है ना? तो इंडिया रैंक्स फर्स्ट, इसकी खुशनस भी हमको ही मिली है, तो वी शुड फील प्राउड ऑफ दैट। इन जोकिंग मैटर में मैं बोल रहा हूँ, ये जोकिंगली लेना। क्योंकि देखिए, हमारे जो लोग हैं उसमें से 2.3 मिलियन लोग तो वैसे ही प्रदूषण के कारण मर रहे हैं, रोग के कारण नहीं। प्रदूषण से फैलने वाले रोग, वो सब के कारण मर रहे हैं। तो प्रदूषण ही अकेला ऐसा जिम्मेदार है कि 2.3 मिलियन लोग मर जाते हैं एक साल में हमारे देश में, और इंडिया रैंक्स वन इन दैट। तो आप समझ सकते हैं कितना पोल्यूशन है। तो वी हैव टू कंट्रोल दैट। तो इससे देखेंगे, उसके नीचे तो आएंगे तो चाइना आता है, नाइजीरिया आता है। आप सभी को ये दिमाग में रख के चलना है कि ये जो कंट्रीज हैं, ये जो कंट्रीज हैं, आने वाले दिनों में इनकी पानी की किल्लत होने शुरू हो जाएगी। पीने की पानी, शुद्ध पानी जो होती है, ड्रिंकिंग वाटर जो मिलने की किल्लत है, वो शुरू हो जाती है। तो पीने के लिए ही पानी नहीं रहेगा तो हम खेती में क्या इस्तेमाल करेंगे?
तो वही चीज आपको दिमाग में रख के चलना है कि हमको जितना जल्दी हो सके हम केमिकल यूसेज, प्लास्टिक की यूसेज, फर्टिलाइजर की यूसेज, वो सब घटाते आए और धीरे धीरे हम जैविक की पदार्थों का इस्तेमाल करें, बायोडिग्रेडेबल, जो कि मिट्टी में घुल जाता है, वैसे पदार्थों का ज्यादा इस्तेमाल और सेवन करें। ठीक है ना? तो कॉजेस ऑफ ग्राउंड वाटर, बेसिक आपको ये दिमाग में रखना है कि क्या क्या कॉज है, किन किन कारणों से पानी, जो नीचे की सतह की पानी होती है, वो प्रदूषण सिद्ध हो जाती है, प्रदूषण के कारण वो पानी खराब हो जाती है। ठीक है। हाय एवरीबॉडी, वी विल हैव ए चैट ऑन, हम लास्ट में रूबरू होके क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहती है हमारी, जो प्रथा जैसी है, आप सभी को पता है। वी हैव सम प्रोसेस और सिस्टम में है। तो लास्ट में, या तो लास्ट में आप सभी से मैं अनम्यूट करूंगा, आप हैंड रेज करना। तब तक आप प्लीज नोट डाउन करते रहिए, एक पेन और पेंसिल या कोई भी पेपर लेके, डायरी लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ। और हम प्रोडक्ट का नॉलेज भी लास्ट में लेंगे, कौन कौन सा हम इस्तेमाल करके ये वाटर पोल्यूशन हो जैविक में कैसे कन्वर्ट होना है, वे सब मैं बताऊंगा। और ये प्लीज उसके बीच में अगर आप कुछ मैसेज करें, यू कैन ग्रीट मी, बट आप अगर कुछ पूछना चाहें लास्ट तक बचा के रखिए। इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है ना जी? तो चलिए, जो कारण होते हैं हमारे प्रदूषण फैलने की ग्राउंड वाटर में, हमारी सतह के नीचे वाले पानी में, ठीक है ना, तो उसका क्या क्या कारण है वो जानकारी लेते हैं। पहला तो आपको ये समझना बनता है कि देखिए, जो मॉडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर है वो बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ आया है। पर ये जानकारी लेना है, ये हमको देखना है कि कौन सा ऐसा हम इनोवेटिव आइडिया हम लेते हैं जिसके कारण आने वाले दिनों में या हमारी फसल सेवन करने वाले लोगों को या कोई भी जीवाणु वातावरण में जो है उनको नुकसान ना पहुंचे। देखे ना, ये दिमाग में रख के चलना है आप सभी को। ये बढ़ाता तो है, देखिए, लेकिन उतनी जल्दी आपकी मिट्टी को, पानी को, आपके सेहत को उतनी जल्दी ही खराब कर देता है। तो आपको समझ में ये आनी चाहिए कि केमिकल की यूसेज बस हमको नहीं, हमारे वातावरण में हर एक हिस्से का प्रदूषण फैलता है। उसके कारण हमारे आने वाली जिंदगी में जो भी पीढ़ियां आती हैं उनको हम अच्छा एनवायरमेंट ना दे सकते हैं। तो ये है बेसिकली, ये क्या करता है ना, जो आप जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, बहुत सारे कीटनाशक हो गए, घास मारने की औषध हो गई, खरपतवार हो गए, ये सब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गया, ये सब इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है, ये लीचिंग प्रोसेस में नीचे चला आता है। पानी जब बारिश होती है तो नीचे से जो भी मतलब खनिज तत्व जो भी है वो नीचे पानी में चला जाता है ना। अच्छा खनिज तत्व जाएगा तो अच्छा है, मिनरल सबको पानी में मिलता है। लेकिन खराब वाला जाएगा तो उसमें क्या है, हमारी सेहत खराब होती है। ठीक है ना? तो ये सब आप देख सकते हो कौन सा कारण है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, मेजर मेजर जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है। अर्बन एंड डोमेस्टिक एक्टिविटीज, जैसे कि हमारी प्लास्टिक फेंक देना, हमारी सर्फ की पानी डायरेक्ट हम मतलब हम केनाल में छोड़ देते हैं। या आप ऐसे देख सकते हो कि हमारी जो भी मतलब मतलब सुएज है, वो स्लरी वाटर है, वो सब हम ट्रीट ना करते हुए नदी में छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हो, हाँ, यमुना नदी एक जमाने में कैसा था, अब कैसा है। उसके कारण गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जहाँ पे हमारी यमुना नदी को, हमारी गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करवाएं। लेकिन वो जितना करते हैं उतना हम प्रदूषण फैलाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये प्रदूषण बस हम ही नहीं, मतलब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये प्रदूषण हम कितना जल्दी रोक पाए। अब देखिए, यहाँ पे आपको सेकेंड लेफ्ट साइड की सेकेंड फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे आप पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करके, वो क्या करता है, वो लीचिंग में अगर वो नीचे चला जाता है तो ग्राउंड वाटर को पल्यूट कर देता है, ग्राउंड वाटर को खराब कर देता है। और उसके जरिए से हम क्या करते हैं, ऊपर को हम खींचते हैं ग्राउंड वाटर विथ पंप, पंप के कारण खींचते हैं, और वही हम खाने में, वही हम पीने में, वही हम गाय को पिलाने में, वही हम एग्रीकल्चर में इससे इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा साइकिल जो है ऑटोमेटिकली पूरा हमारी मिट्टी को बंजर बना देती है। उसके साथ एसिड रेन्स आते हैं, जीने लायक हमको एक पर्यावरण नहीं मिलता है। ठीक है ना?
आप ये तीनों ये 4 फोटोज में आपको जानकारी लगी कि ये कैसे एक्टिविटीज के कारण, हमारी ह्यूमन इंटरफेशन के कारण, हमारी ह्यूमन अन के मतलब जो एक्टिविटीज के कारण ये कितना प्रदूषण हम किस किस तरीकों से हम फैलाते हैं। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी आप देख सकते हो। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जैसे कि हम बहुत सारी न्यूज में देखते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है डायरेक्टली नहीं छोड़ना चाहिए। उनका एक पार्क्स रहती हैं जिसमें ग्रीन व्यू, मतलब ग्रीन गार्डन पार्क्स रहती हैं, लॉन बोलते हैं उसे। वो लॉन एरिया में वो पानी छोड़ के धीरे धीरे वो ट्रीटेड होने के बाद उनको छोड़ना पड़ता है। पर आजकल बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि मतलब उनका इलीगल वे ऑफ डिस्पोजिंग वाटर करते हैं। वो बहुत दिक्कत देता है हमारे प्रदूषण फैलाने में। जिम्मेदार पहला सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल वेस्ट ही है। तो ये आपको जानकारी के लिए ये सब है सर, ठीक है ना? प्लीज सी। तो ये स्लाइड में आने से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। आप सभी को पता होगा ज्यादा ज्यादा फार्मर्स या ज्यादा ज्यादा हमारी जो पेस्टिसाइड्स यूसेज, खरपतवारों की इस्तेमाल करना, ये केमिकल की इस्तेमाल करना, ये हमारी ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस कहाँ से आता है? आप ये स्टेट्स देख के, मतलब ये डिस्ट्रिक्ट्स देख के आप जानकारी ले सकते हैं। तो बेसिकली ये पंजाब में ही होता है, ठीक है ना सर? ये पंजाब में ही होता है, चंडीगढ़ पंजाब के एरिया से ही आता है। लेकिन अब देखेंगे तो भटिंडा जैसे एक जिले में 80 जगह ऐसा है जो कि हमारी बोरवेल होती है या हमारी कुएं होती हैं, हमारी जो हैंडपंप्स होती हैं, वो पानी पीने लायक ही नहीं है। एक जमाने में होता था, हमारे परदादे पानी जो जाता था न, हमारी मतलब हमारी खेतों से वो पानी पी लेते थे। लेकिन आज इतना इतना कोई रिस्क नहीं लेगा। उसको पता है कि कितना केमिकल मिलता है। उनको ये बोलिए कि नदी की पानी ही पी ले, वो भी नहीं पी सकते। क्योंकि हमको पता है कि हम कितना मतलब प्रदूषण फैला चुके हैं, कि ये जमीन में भी, पानी में भी और हवा में भी है। बठिंडा में 80 जगह वैसा है। बरनाला एक है, 90 जगह, 90 स्वीट मतलब ऐसे हैं जो कि वेल्स या ग्राउंड लेवल वाटर का पल्यूट हो चुका है। लुधियाना तो सबसे ज्यादा है, 280। तो समझ लीजिए, तो आने वाले दिनों में पानी कहाँ रहेगा? और आप अभी देख रहे हैं, देख सकते हैं ग्राफ टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द स्लाइड। आप देख सकते हैं कि कितना 1973 टू 1994 से 1960 60 से 61 से लेके 1995 टू 1996 के लेके कितना एक एक खेती के कारण कितना पानी की नुकसान होती है, ठीक है ना? और कितना ये पानी आपको बढ़ाता है। देखिए पंजाब में क्या होता है, राइस लेते हैं तो राइस ही करते हैं, गन्ना करते हैं तो गन्ना ही करते हैं, गेहूं करते हैं तो गेहूं, बीच बीच में कुछ ऐसे ऐसे सरसों ऐसे ऐसे उगा लेते हैं, सब्जियां उगा लेते हैं, लेकिन वो क्रॉप रोटेशन की पद फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, पानी की किल्लत नीचे धीरे धीरे हो गई। तो क्रॉप रोटेशन भी करना सीखना जरूरी है। इसके बारे में हम डिटेली जानकारी लेंगे, कैसे हम पानी की प्रदूषण ना फैलाते हुए हम जैविक तौर तरीकों से हम खेती कर सकते हैं। और और कैसे ऐसे चीजें हैं जो कि हमारे जिंदगी में हम जो जो हम लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं उससे थोड़ी अलग होके ही हम बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हम दे सकते हैं हमारी समाज को, ठीक है ना, सोसाइटी। तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन जो होता है बेसिकली ये बहुत ही फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के कारण हम फोकसली बात करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि एज आवर सेशन इज डेडिकेटेड फॉर एग्रीकेयर ट्रेनिंग में, तो मैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड एंड माय एक्सपर्टीज इन एग्रीकल्चर उसके हिसाब से मैं ज्यादा अच्छे से बोल पाऊंगा, ठीक है ना? तो ये जो प्रदूषण फैलता है उसके कारण आपकी, तो देखिए पैदावार तो आ जाती है, लेकिन उसके पैसे भी तो उतना मिलना चाहिए, उसमें तो उतनी पोषक तत्व भी होना चाहिए। हमारे ऐसे बहुत सारे इंपोर्ट्स गुड्स हैं जो कि हम सॉरी बहुत सारे एक्सपोर्ट्स ऐसे गुड्स हैं जो कि हमारे हम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या होता है उसके कारण वो फिर से लौट के आ जाता है। उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है, वो खाने लायक नहीं होती है। मैं बहुत बार एग्जांपल दे चुका हूँ, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये सब न्यूज में आ रखे हैं या सर्वे हो चुका है या ये सब
प्रिंटेड होते हैं, ये सब आर्टिकल्स छपे हुए होते हैं। नेपाल में आप देखे होंगे हमारी सब्जियां चीनी लौट के आ रही है नेपाल से भी, ठीक है ना। एंड उसके बाद हमारा जो ये वार के कारण हम जो गेहूं हम सप्लाई करते थे, वो गेहूं भी अब उसमें केमिकल की मात्रा ज्यादा है तो वो भी लौटा के आ चुका है। तो ये बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स है जहाँ पे आप जा सकते हैं, यूट्यूब में मार सकते हैं, या यूट्यूब में इतना सारा वीडियोस है जहाँ पे केमिकल की इस्तेमाल करने के कारण हमारे ऐसे एक्सपोर्ट्स जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है वो सब लौटा दिया जाता है, ठीक है ना। ये ही नहीं, ये पानी का सेवन करके भी हम बहुत सारे रोगों से पीड़ित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, बहुत सारे अगर हम इसे पानी लगातार सेवन करते रहेंगे ना तो हमको कैंसर होने की भी संभावना है। बस वो नहीं, थायराइड भी आता है, बहुत सारी स्किन डिजीजेस आती है, उसके साथ कैंसर भी आ सकता है, मैंने बोला। वो भी छोड़ के मैराइन लाइफ को, हमारी जो समुद्र में जीव जंतु रहते हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतु है, वो सब मर जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो हमारी जो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर होना चाहिए उतना ऑप्टिमम टेम्परेचर बना के नहीं रखते हैं। धीरे धीरे हमारे रहने देख सकते हैं आप, अभी भी हमारे यहाँ ऐसा है, धूप जल्दी बारिश भी होती है, धूप भी इतना ही रहता है, अनएक्सपेक्टेड रेनफॉल रहती है। अ, 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 जैसे कि टॉलरेबल टेम्परेचर हाइक हो जाती है, बहुत सारा लू लगती है। आप देखे होंगे हरियाणा में तो 12 से 14 लोग मर गए लू के कारण। तो ये सब टेम्परेचर राइजिंग के कारण होते हैं, और उससे क्या होगा, हमारी ये सेहत खराब होती है, और हम जो खेती करते हैं उसका भी हमको इतना भरपूर लाभ नहीं मिल पाता है, हाँ कि नहीं सर। उसके बाद आता है प्रॉपर वाटर तो हम कैसे ये पानी की प्रदूषण जो है हम कम कर सकते हैं, या बिल्कुल ना के बराबर हम लेके आ सकते हैं। तो उसका एक तरीका है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल बोलना, या वाटर ट्रीटमेंट करके डिस्पोजल बोलना। तो उसका क्या क्या तरीका है, क्या क्या है, एक एक मैं आपको दिखा रहा हूँ। डोंट pour hazardous डाउन टू ड्रेन्स और onto द ग्राउंड। जो आपकी केमिकल्स ऐसे हैं जो कि हमारे पानी को में रहने वाले जीवाणु को खराब करते हैं, जिन जो मिट्टी की जो खासियत होनी चाहिए वो बिगाड़ता है, मिट्टी में पैदावार क्षमता रहने लायक कुछ भी नहीं बनाता है। वैसे वाले केमिकल्स डायरेक्ट हम नहीं डालना चाहिए। उसका जो एक्सपायरी डेट होती है, उसका जो पावर होती है वो, या इनडायरेक्ट, यहाँ पे तो वो सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे, यूरोपियन कंट्रीज में, या टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज, तो ये से आप देख सकते हैं कि ये एक डिस्पोजल वेस्ट की अलग अलग की फोटो, मतलब उनके पास डस्टबिन रहती है। हमारे में भी है, लेकिन कैसा, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, एक सूखा और एक गीला। वैसा ही नहीं, गीला और सूखा में क्या है, अगर उसमें भी तो बहुत सारे केमिकल्स मिल जाते हैं, और उसका कंपोस्ट हम कैसे बना सकते हैं। गीला में डिग्रेडेबल कंपोस्ट होता है, और नॉन डिग्रेडेबल मतलब वेस्ट होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। वैसे ही आपको ध्यान रखना है कि ये डिग्रेडेबल है या नॉन डिग्रेडेबल है। नॉन डिग्रेडेबल वाला पानी में डायरेक्ट मिला के हमको फेंकना नहीं है। इससे क्या होता है, ये हमारी मिट्टी बंजर होती है, हमारे पानी प्रदूषण फैलता है, ये सब हमको आने वाले दिनों में उसकी हमको ही वी हैव टू वी मतलब हमको ही अफेक्ट होता है ना सर। वी हैव टू फेस दोस कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो। अगर हम अभी खर्चाई करते रहेंगे और हम पैसे बचाते नहीं रहेंगे, तो हमारे आने वाले दिनों में हमारी जो बच्चे हैं उनको हम सेविंग्स कुछ नहीं दे पाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट रहता है कि पेरेंट्स को हम सेविंग्स दे पाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले से ही हमको खर्चा कम करना पड़ता है। वैसे ही अगर आप अभी बोलोगे कि देखिए मैं तो जिंदगी, मतलब मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा 100 साल तक, तो मैं तब तक ये रहने वाली जो धरती है उसको ही खराब करके चला जाऊंगा, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। आने वाले दिनों में हमारे पोते, हमारे हमारे बच्चे, हमारे उनके बच्चे तो पोते पोते हो गए, वैसे बहुत सारी पीढ़ियां आने वाली हैं। तो उनके लिए भी हमको एक वातावरण देना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, रोग ऐसे ही नहीं संक्रमण होता है, ठीक है ना। चिकनगुनिया हो गया, अभी डेंगू का जल्दी बहुत ज्यादा चल रहा है। ये कैसे होता है, जगह जगह में गड्ढा हो गया, पानी रह गया, वहां पे मस्कीटो के अंडे देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो अंडों से ज्यादातर मस्कीटो आते हैं, वहां से डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है, मलेरिया आता है, वो सब रोग आते हैं। तो
जो भी आप वेस्ट डाल रहे हो तो ऐसा इंश्योर करना उसके ऊपर एक लिड हो, उसके ऊपर एक ढक्कन हो, या आप कहीं पे भी अगर आप कोई म्युनिसिपालिटी में रहते हैं तो अगर आपके एरिया में वैसा नहीं है तो आप कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं म्युनिसिपालिटी में कि हमारे कूड़ेदान के ऊपर एक ढक्कन होनी चाहिए, क्योंकि उससे मच्छियां, उससे मच्छर, उससे बहुत सारे ऐसे जीव, मतलब पैरासाइट्स हैं जो कि हमारे को रोग से पीड़ित करते हैं, तो ये हमको भी ध्यान रखना है। उसके बाद फ्यूल सेफ्टी सबसे ज्यादा क्या है ना सर, देखे होंगे बीच में एक गैस लीक हुआ था, भोपाल का गैस लीक ट्रेजेडी भी आपको पता है। तो ये सब जो 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 लीक्स होते हैं, हमारी स्पिल्स होते हैं, ऑयल स्पिल्स होते हैं हमारे, मतलब बहुत सारे ऐसे शिप्स हैं जो कि उनके टंकियों में छेद आ जाती है और उनके पूरा पूरा ही पूरे समुद्र में वो पूरा तैरता ही रहता है वो हमारा तेल। ठीक है ना, डीजल हो, पेट्रोल हो, जो भी केमिकल केमिकल मतलब पेट्रोलियम केमिकल्स है वो सब। तो ये सब पेट्रोलियम केमिकल्स जो होते हैं ये बहुत ही, बस वायु को नहीं, हमारे पानी को, सभी को ये प्रदूषण फैलाता है। उसके साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का भी हम कम सेवन करें, प्लास्टिक का भी हम कम उपयोग करें। अगर कर भी रहे हो तो रिसाइकल करना आप जानकारी रखें, बोतल पी के रास्ते में फेंक देना। हम जो नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक होती है, थैली लाना घर में वैसे ही डाल देना, उसको रीयूज नहीं करना, उसको गंदगी ऐसे ही फैलना। तो ये सब गंदगी फैलने के कारण वातावरण में हमको भी इफेक्ट होता है, हमारे साथ जो जिंदा मतलब जीवाणु जिंदा रहते हैं उनको भी इफेक्ट होता है। ये एक लाइक व्हाट टू से गिव एंड टेक होता है, ये हमको देना भी बनता है और लेना भी बनता है, दोनों करना बनता है। तो ये सब आप जब करते हो तो इसका हमको इफेक्ट इनडायरेक्टली भी भुगतने पड़ता है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली भुगतने भी हमको पड़ता है। तो ये सब आपको रिड्यूस बहुत बहुत ही जल्दी करना है, वरना ये देखिए टिकिंग क्लॉक बोल सकते हो, कम समय है हमारे पास। मतलब मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हम, हाँ, हमारी जनरेशन हो गया तो वो धरती नहीं रहेगा, लेकिन एक 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 दो तीन चार डिकेड के बाद धरती रहने लायक ही नहीं रहेगी। तो ये सब हमको ही संभालना बनता है, अभी नहीं संभालेंगे तो आने वाले दिनों में भुगतना ही पड़ेगा। उसके बाद केमिकल स्टोरेज, मैंने बोला केमिकल स्पिल्स भी होता है, फ्यूल स्पिल्स भी होता है, केमिकल स्टोरेज भी बनता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, आर्सेनिक है, लेड है, ऐसे बहुत सारे जो केमिकल्स है ये वैसे ही वायुमंडल में रहते हैं, या आप देखे होंगे हमारे मिट्टी में है। तो ये सब बहुत ही हजार्डियस केमिकल्स जो होते हैं, उसको एक सील्ड एनवायरनमेंट में रखना चाहिए, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रखना है कि एक प्रॉपर टंकी रख दी, उसके ऊपर और एक परत लगानी है, तो सेकेंडरी कंटेनमेंट भी रहना चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे चेरनोबिल ब्लास्ट, क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर फट गया। चेरनोबिल जिनको पता है वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, जो न्यूक्लियर बम बनती है, न्यूक्लियर की अटैक्स जो रहते हैं उससे रिएक्टर्स जो बनती है, वो सब एनर्जी फिजन जो होती है वो सब हो रहा था। एक एक आदमी के गलती स्विच के कारण पूरा पूरा शहर ही बर्बाद हो गया, वहां पे कोई नहीं रहते हैं। अभी तो वो पूरा ढक के रखे हैं, अभी भी जाएंगे तो वहां पे रेडियो एक्टिव चलता है वहां पे, मतलब अलग ही कुछ है वहां पे। जीवाणु जिंदा तो हो गए हैं, वरना पिछले अगर 10 हम देखेंगे तो पिछले जो मतलब पीरियड थे वहां पे जिंदा ही नहीं थे। अभी तो रिकवरी, नेचर भी रिकवरी कर रहा है, पर अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे ना तो बहुत ही दिक्कत आने वाली है, ठीक है ना। या और एक लास्ट, हम अभी टॉपिक में आ रहे हैं, प्रॉपर टॉपिक है हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। तो लास्ट एक केमिकल यूज, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर, देखिए आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे सर। अगर आपकी आपकी अगर सेहत भी खराब हो रही है, आप अगर उसका पैसे भी दे रहे हो कि हम ऐसे वाले खाना खा रहे हैं जिसमें बहुत सारी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी सेहत को खराब करते हैं, और उसके बाद भी हम खाना खा रहे हैं, तो ये हमारी लाइक व्हाट टू से वी आर ओनली फूलिंग अराउंड। हमको ये जागरूक करना है कि किसान भाई को, भाई देख हमको जैविक तौर तरीके से जो अप्लाई करता है वही खाना हमको सेवन करना है, उसका हम दुगनी कीमत भी देने के लिए तैयार है।
लेकिन हमको उसका अच्छा तरीके से, हमको जो हम पैदावार करते हैं उसको अच्छा तरीकों से उसको पैदावार करनी चाहिए। पहले ज़माने में होता था, लेकिन आजकल किसान केमिकल के कारण बहुत सारे ऐसे यूज़ करते हैं कि उनका जो रेसिड्यूज़ होती हैं, अपने आप वो भी कैंसर के मुक्त होते हैं, हमको भी कैंसर दिला देते हैं। तो ये हमको रिस्पॉन्सिबल लेके जो भी हमारे एग्रीकल्चर एंथुसियास्ट हैं, एग्री में रुचि रखते हैं, खेती में रुचि रखते हैं, या उनके मेजर वी आर एग्रीकल्चर जीडीपी ग्रोइंग नेशंस बोले, हमको एग्रीकल्चर से ही ज्यादातर जीडीपी आती है, तो हमको दिमाग में रखना है कि हमारी जीडीपी जिससे आती है उसको खतरा ना हो, ठीक है ना। तो वो जो गुड प्रोड्यूस है हमारी अच्छी खासी हो, अच्छी क्वालिटी वाली हो, ठीक है ना सर। तो देखिए, एक 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 मैं ये बोलूंगा, केमिकल्स जो इस्तेमाल करते हो देख संभल के कीजिए, जब जरूरत है तब कीजिए। बगल वाला खेत में इस्तेमाल करे मैं कर दूंगा, ये आएगा तो दुकान में गया वो दे दिया तो वो इस्तेमाल करना है, अरे जरूरत है कि नहीं वो समझिए ना सर। बिना जरूरत का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो सब। तो ये जानकारी लेना है। और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं बायोडिग्रेडेबल का, जो हम मैंने बोला था, जो कि हमारे वायु में मिल जाता है, उससे प्रदूषण नहीं फैलता है। वैसे वाली चीजों को अपनानी जरूरत है। प्लास्टिक छोड़ के जूट वाली बैग, बहुत सारे अभी बैग तो हेम्प बैग्स, उसके बाद हमारा लाइक जूट बैग्स, उसके बाद बहुत सारे ऐसे बैग्स आ गए। लोटस से भी बन रहे हैं आजकल, लोटस स्ट्रिंग बैग्स। उसके बाद हमारा कॉटन बैग्स हो गया। ये सब डिग्रेडेबल बैग्स आपको अपनाना जरूरी है, ठीक है ना सर। यस। तो और क्या क्या तरीके हैं वो जानकारी लेते हैं। माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाना कैसा है, पहले तो आपको पेस्टिसाइड हटा देनी है, कंपोस्ट ज्यादा लगानी है, कवर क्रॉप्स भी लगानी है, बस एक खेती ही नहीं करना, दूसरी ऐसी खेती करनी है जो कि नाइट्रोजन भी हमारी मिट्टी में रखता है, और अगले फसल में जो जरूरत है वो डालता है फसल के अंदर, मिट्टी के अंदर। फिजिकल डिस्टर्बेंसेस, ज्यादा कंस्ट्रक्शन, ज्यादा मिट्टी को खुरदना, ज्यादा करना, वो सब बनना। मल्चिंग सीड्स का अपना सकते हैं, पानी अच्छा खासा देना खेती में। ये सब आप अपनाएंगे तो आप जैविक में भी जा सकते हो, और आपकी जो मिट्टी की प्रदूषण, पानी की प्रदूषण, वातावरण की प्रदूषण, ये सब घट जाता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे तो राइट साइड में ऊपर दिखा दे रहा होगा, कमिंग टुवर्ड्स पेस्टिसाइड फ्री जोन के ऊपर आप देख रहे होंगे कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने के कारण कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स, खनिज तत्व, पोषक तत्व कैसे रहता है, ऑर्गेनिक मैटर कैसे बना के रखता है। ये सब आप यहाँ से देख के जानकारी ले सकते हैं। हमको बहुत ही जल्दी ऑर्गेनिक में स्विच करना है, और हमको फार्मिंग 2.0 का रिवॉल्यूशन लाना है। मेरा एक एक विजन है कि फार्मिंग 2.0 होके हमारी हमारी जो पूरी इंडिया है वो ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो जाए। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो कि ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो गए हैं। सिक्किम हो गया, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मेजरली वो ऑर्गेनिक ही होते हैं। हमारी मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक का खेती होती है। पंजाब में भी हो गया, हरियाणा में भी हो गया, महाराष्ट्र में भी हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, वहां पे भी ऑर्गेनिक का बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन और भी जागरूक करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्मॉल होल्ड फार्मर्स हैं जो कि छोटे छोटे खेती करते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े किसान नहीं होते। 200-300 एकड़ के किसान बहुत कम ही होते हैं। 10-12, 5-7, 2-3 एकड़ का ही किसान होते हैं, जो कि उनको भी हमको जागरूक करना पड़ता है, ठीक है ना सर। क्या प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या है उसका आप देखिए। देखिए, मैं बोलता हूँ कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल एक है। केमिकल जो होती है वो ऑर्गेनिकली अपनाना चाहिए, जैसे कि हमारा नीम है, ऑर्गेनिक वे ऑफ बायोपेस्टिसाइड।
तो ये सब ऑर्गेनिक मेथड में आपको अपनाना चाहिए। क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मैंने बोला एक ही खेती नहीं, खेती एक साल में 2-3 खेती ऐसी करनी है जो कि एक दूसरे को सपोर्टिव करे, ठीक है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आने से पहले ही अगर हम खत्म कर लेंगे ना जो भी चीज का, तो हमको उसको निपटने की समस्या नहीं होती है। आने के बाद की सोच सोचेंगे तो वो उसको उसके साथ हमको निपटना ही पड़ता है, प्रॉब्लम आने ही नहीं देते हैं। तो ये सोच होनी चाहिए, ठीक है ना सर। उसके बाद आपको और एक बात बोलूंगा, अगर आप ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ बहुत सारे कनेक्टिविटी मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि देखिए हम ऐसे सेशंस करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भी ऐसा है, बहुत सारे सेशंस करते हैं। तो ये सेशंस जो आप कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंटली सुना एक कीजिए, क्योंकि देखिए आपके कोई भी तो होगा जो ऑर्गेनिक वे ऑफ प्रोडक्शन अपनाना चाहता है, जो कि एक फॉर अ चेंज अपनाएगा, उसको उससे बोर हो चुका है या उससे वो बहुत लॉस हो चुका है। तो ऐसे वाले बहुत सारे आपको किसान मिल जाएंगे जो कि नए तौर तरीकों से करना चाह रहे हैं, और वो भी ऑर्गेनिक वे में हम कर सकते हैं। कन्वेंशनल में क्या क्या दिक्कत होती है, ऑर्गेनिक में क्या क्या दिक्कत होती है, आई हैव मेंशन इन द स्लाइड ओनली। तो आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक वे ऑफ डेवलपमेंट में जो सॉइल प्रिपरेशन होता है, क्रॉप प्रोडक्शन होता है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस होती है, और हमारे इंडिया में OFAI होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उससे भी जुड़ सकते हैं आप। अगर ऐसे ऑर्गेनिक एसोसिएशन में जुड़ रहे हैं ना, तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे जहां पे आपकी जो जैविक पैदावार होती थी वो दुगनी कीमत में बिकना शुरू हो जाती है। फार्मर ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, मैं तो बोलता ही रहता हूँ, जितने लोग फार्मर्स हैं वो ट्रेनिंग अगर हर एक मतलब फसल के लिए 2-3 ट्रेनिंग ले लेंगे ना, हर एक फार्मर एजुकेट हो जाएगा। तो प्लीज ऐसे ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करते रहिए, और ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए है, ठीक है ना सर। तो कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इसे फिर एग्रो के रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे हम इसका इस्तेमाल करके हम हमारी प्रदूषण से बच सकते हैं। देखिए पहले कि हम क्या बोलते हैं, इसे बायोस्टिमुलेंट बोलते हैं। बायोस्टिमुलेंट क्यों, बायो का मतलब जैविक या ऑर्गेनिकली डिराइव्ड, यानी पार्टिकल, उसको बायो बोलते हैं। स्टिमुलेंट्स क्या है, जो कि बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेटिव उसका नेचर होता है, बढ़ने में जल्दी काम करता है, तो उसको बायो स्टिमुलेंट्स बोलते हैं। हमारी हर एक प्रोडक्ट प्लांट बायो स्टिमुलेंट में आते हैं, पर स्पेसिफिकली अगर प्लांट बायो स्टिमुलेंट बोलेंगे ना, तो हमारा ग्रीन हो गया, हमारा कार्बन हो गया, जैकपॉट हो गया, और हमारा ये जो लिक्विफाइड फॉर्म में ये 3-4 प्रोडक्ट है, यही आते हैं प्लांट बायो स्टिमुलेंट में। बायो कंट्रोल क्या है, बायो कंट्रोल है जो कि जैविक तौर तरीकों से हम बीमारी, रोग, कीड़े मकोड़े से बच सकते हैं। उसमें क्या क्या आता है, नीम आता है, डॉक्टर गोल्ड आता है, फंजी आता है, सुपर गोल्ड आता है। तो ये 4 प्रोडक्ट बायो कंट्रोल में आते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स क्या है, बायो कंट्रोल क्या है, एक्टिवेटर क्या है, अदर्स में क्या आता है, ठीक है ना। अब आते हैं एक्टिवेटर। देखिए सर, हम एक लाइक अगर आप बोलेंगे कि सर दर्द हो रहा है तो सैराडोन लेते हैं, तो वो कैसे एक्टिवेट होता है। एक टैबलेट लेंगे, पानी पिएंगे या पानी में मिला के वो लेंगे, तो हमको पूरा वो रेगुलेट करता है, पानी में जल्दी मिलता है तो हमको ज्यादा जल्दी नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करता है, हमारी ब्रेन को थोड़ा सीडेट कर देता है, धीमा कर देता है, या उसको थोड़ा पेन से रिलीफ कर देता है, और जो 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 प्रॉब्लम है उसको एक्टिवेट करके उसको सोल्यूशन देता है। सेम एक्टिवेटर वही है। एज ए एज ए कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट दे सकते हो। क्या क्या है उसमें हमारा, यू कैन से हमारा स्टिकर आता है, मैक्स आता है, वेक्टर स्प्रेडर एक्टिवेटर का काम करता है। स्टिकर नॉन आयोनिक बेस्ड होता है, वेक्टर एंड स्प्रेडर का काम भी करता है। उसके साथ मैक्स आपको प्रमोटिंग एजेंट्स का काम करता है, सिंथेसाइजेशन में काम करता है, खाना बनाने की प्रक्रिया में खनिज तत्व पोषक तत्व अच्छा मिलता है, उसमें भी मैक्स काम आता है। तो ये होता है एक्टिवेटर। अदर्स में क्या आता है, सॉइल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। सर पानी कैसे, ये सब में पानी कैसे बचेगा वो मैं जानकारी धीरे धीरे दूंगा, आपको पता चलेगा, ठीक है ना। और उसके साथ क्या होगा, ये क्या करेगा, मिट्टी को पकड़ के रखने में, मिट्टी की बुनावट बनाने में, मिट्टी में पोषक तत्व खनिज तत्व बढ़ने में, उसको उपजाऊ बनाने में। जो आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो वो बंजर हो जाता है, अगर हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो तो उपजाऊ बनाने लगता है। आपको एक वीडियो में शेयर करूंगा, टेस्टिमोनियल वीडियो एक होगा, जब भी हमारा सेशन होता है टेस्टिमोनियल वीडियो में, मैं तो एक शेयर करना चाहूंगा। उसमें जैसे कि आपको इस्तेमाल करने के कारण
ऐसे बहुत सारे एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के कारण ओडिशा में एक ऐसा किसान है जो कि उसका जो मिट्टी में बिल्कुल जो हमारे अर्थवर्म्स या रेडवर्म्स बोलते हैं वो नहीं था, अभी भरपूर मात्रा में आ गया, वो भी 2 फसल में, ठीक है ना? तो ये आप धीरे-धीरे 3 साल में आप अचीव कर सकते हैं। स्लो है पर टीडीएस प्रोसेस है, लेकिन ये आपको रिज़ल्ट देता ही देता है, ठीक है ना? तो ये अपनाना अभी से बनता है। आने वाले दिनों के अगर अपनाएँगे नहीं ना, तो तब केमिकल खरीदने की देखिए ज़रूरत भी नहीं कर पाएँगे, इतना केमिकल की कीमत बढ़ जाती है। हर एक साल में केमिकल की कीमत 10 से 20% बढ़ जाती है। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है हमेशा। पहला आता है सॉइल एप्लीकेशन, ठीक है ना? किस-किस को पता है सॉइल एप्लीकेशन प्रोडक्ट प्लीज़ चैट बॉक्स में डालिए। चैट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कीजिए किस-किस को कौन-सा सॉइल एप्लीकेशन प्रोडक्ट हमारे एसएचपीएल एग्रो केयर में है, वो आप मैसेज चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। या प्लीज़ इंटरैक्ट बनता है सर। या बहुत अच्छा सर स्वरूप जी कोई हैं ह्यूमस बोले बहुत अच्छा। और कोई है और कोई मैसेज नहीं करता, एक ही बंदे हैं जो जिनको पता है सॉइल एप्लीकेशन के प्रोडक्ट्स, प्लीज़ जल्दी डालिए। मैं भी चेक कर रहा हूँ कि आपको भी पता है इतने सारे सेमिनार्स हो गए, इतने सारे वेबिनार्स हो गए हमारे, आप भी तो कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, ये चेक करने की तरीका होती है। या ह्यूमिक ग्रैन्युल्स आ गया, उसके बाद हमारा एक्वा जेल आ गया, सबसे मेन इनोवेटिव प्रोडक्ट है। ब्लैक मैजिक हो गया, ह्यूमिक लिक्विड हो गया, तो ये सब सॉइल एप्लीकेटिव प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना? अब आते हैं हमारा पहले प्रोडक्ट में, ह्यूमिक ग्रैन्युल्स। सर ह्यूमिक ग्रैन्युल्स क्या है? ह्यूमिक ग्रैन्युल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप एज ए सॉइल कंडीशनर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 5 किलो का कट्टा है, 1 एकड़ में आप इसके साथ यूरिया, डीएपी, एमओपी किसी के साथ भी ये डाल सकते हो आप। इससे क्या होगा, मिट्टी के जो सूक्ष्म जीव है, जो जो हमारी मिट्टी की बुनावट होनी चाहिए, जो खेती के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग में ये बना देता है, ठीक है ना सर? इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैंने यहाँ पे डाल दिया है। हर एक पेड़ में डालना चाह रहे हो तो ब्लैक मैजिक को कंपलसरी मिलाना। ब्लैक मैजिक 100 ग्राम 5 किलो में 1 एकड़ में ये मिल डालना है। डीएपी, एमओपी, रेत, गोबर जो भी ले रहे हो उसके साथ डाल सकते हो। या आप हर एक पौधे को 100 से 150 ग्राम ये दोनों का मिश्रण करके एनपीके, एमओपी, यूरिया, डीएपी मिट्टी में जो भी डालना है वो सब इसके साथ मिला के डाल सकते हो। लेकिन रासायनिक को 50% पहले साल में कम करना, दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में 20 से 10% से 0% तक आप कर सकते हो। चौथे साल के बाद एक सॉइल टेस्ट करना, सॉइल टेस्ट के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑर्गेनिक जमीन की। ऑर्गेनिक की जमीन की खेती की कीमत ज्यादा होती है, दुगनी होती है। जो किया है उनको पता है सर, ठीक है ना? अब आते हैं ह्यूमिक लिक्विड। सर ह्यूमिक लिक्विड क्या है सर? सर देखिए बहुत सारे आजकल यूरिया जैसे दानेदार है, तो उसके लिए अल्टरनेटिव क्या आ गया, नैनो यूरिया आ गया। तो नैनो यूरिया भी ऐसा एक प्रोडक्ट है जो कि स्प्रे करने में इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए क्या है आपके पास बोलेंगे, तो हमारे पास प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कम स्टिमुलेंट कम सॉइल एप्लीकेटिव प्रोडक्ट है। तो हमने तीनों मिला के क्या किया, ह्यूमिक लिक्विड बना दिया, और ये अल्टरनेटिव फॉर स्प्रेइंग है। स्प्रे करना चाह रहे हो तो इसको 1 ml 2 ml 1 लीटर पानी में मिला सकते हैं। इसको ब्लैक मैजिक भी दे सकते हो, 1 से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप ड्रिप या ड्रेंचिंग या वैसे वाले स्थिति में उपयोग कर रहे हो, स्प्रे वाले स्थिति में, तो 300 से 600 ml से लेके 1 लीटर तक हो जाता है, ठीक है ना? ये बीज की उपचरण में भी काम आता है। विथ नीम और ग्रीन 5 ml 1 kg बीज में भिगो के डाल सकते हो, या इसको रूट जो जड़ होती है उसको भिगो के बो सकते हो रुपाई करने के वक्त, या आप फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में भी इसका 2 ml का 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हो, ठीक है ना? अब आते हैं तीसरा हमारा हीरो प्रोडक्ट क्या है सर? सर्वो ब्लैक मैजिक। इसमें 98% का ह्यूमिक एसिड रहता है सर। ये जैसे हमारी बाल होते हैं वैसे जड़ों की भी बाल होती हैं, जहां से खनिज तत्व, पानी, पोषक तत्व सभी जाती है। तो ये सब पहुंचने में अच्छा खासा कारगर तरीका बनता है।
ये कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट में नंबर 1 में है ये आप मिट्टी में मिला के दे सकते हो, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में मिला के दे सकते हो, ह्यूमस में दे सकते हो, ब्लैक मैजिक में सॉरी एक्वा जेल में दे सकते हो, या ह्यूमिक लिक्विड में भी दे सकते हो एज ए कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट। मैंने यहाँ पे डाल रखा है कैसे क्या देना है, उसी हिसाब से आप दे सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं वन ऑफ आवर मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट, और अभी अभी नया लाइक ये एक 6 महीने हो गया, लाइक 4 5 2 months हो गए ये लॉन्च हो गया, और ये का रिजल्ट तो ट्रेमेंडस रिजल्ट है इसका। ये क्या करेगा देखिए सर, ये सब क्या करेगा, ह्यूमिक लिक्विड भी पानी में मिट्टी की जो जो उसकी खासियत होती है वो बना के रखता है। जैसे कि केमिकल का इस्तेमाल कर चुके हैं आप, उसका जो पीएच का मात्रा रहता है ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो इसको नियंत्रण करने में काम आता है, पॉल्यूटेंट्स को कम करने में काम आता है। जैसे कि हार्श एलिमेंट्स हो गए, सोडियम मेटल्स आयंस, वो सॉरी आर्सेनिक लेड, ऐसे मर्क्यूरी वैसे वाले हेवी मेटल्स हो जाते हैं, वो सबको ये खींच के ये अलग कन्वर्ट करने में काम आता है, और ये पानी रोक पाने की क्षमता को बढ़ाता है, मिट्टी को धुल के ले जाने में घटा देता है, जड़ की विकसितता में काम आती है, पानी जब सूखापन रहती है, पानी अपने आप जो स्टोर कर रखा था वो छोड़ता है, पानी जब ज्यादा भी हो जाती है वो पानी को स्टोर करता है, बाकी पानी को निकलने देता है। तो ये सब काम करता है, पर ये सॉइल एप्लीकेशन में ही कर सकते हो। ये ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस या ब्लैक मैजिक में मिला के एनपीके यूरिया डीएपी खाद रेत में मिला के 1 kg 1 एकड़ में डाल सकते हो। अगर हर एक पेड़ में डालना है तो 40 से 60 ग्राम डालना। अगर आपको 1 एकड़ के हिसाब से डालना है तो जो मैंने अभी प्रोडक्ट बोला उसके साथ लेके आप 1 से 2 kg के हिसाब से 1 एकड़ में डाल सकते हो, हर एक खेती में डाल सकते हो, लेकिन पानी में मिलाना नहीं, पानी में मिलाए तो जेल हो जाता है, ठीक है ना। तो अभी मैंने जो सॉइल एप्लीकेशन के बारे में बताया, जो हमारी लाइक बायोस्टिमुलेटिव में आती है, तो ये सब आपको मैंने दे रखा है, प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, हर एक के हिसाब से ड्रेंचिंग हो, पॉलियर स्प्रे हो, ग्रैनुलर हो, वो सब के हिसाब से मैंने दे रखा है, प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। इफ यू आर डन विद स्क्रीनशॉट प्लीज मेंशन मी, चैट बॉक्स में डाल दीजिए, कंटिन्यू करते हैं हमारा सेशन। शुरू करें। अब आते हैं सेकेंड पड़ाव में, पॉलियर स्प्रे या आपकी जो बायोस्टिमुलेंट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो बायो कंट्रोल है, ये सब आपको ये 3 कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। पहला हो गया बायो कंट्रोल में सर्वनिम, मैं अभी ये क्यों दिया, देखिए मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आने से पहले ही हम उसका सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो ये आपको दिमाग में रखना है, नीम जो ऑयल है ये 200 प्रकार की बीमारियों, 40% की जो कीड़े मकोड़े जाति के कीड़े मकोड़े हैं ये सबसे ये बचा देता है। ये आपकी जो केमिकल की यूसेज है उससे घटाने में काम आता है, पूर्वज लोग भी बहुत इस्तेमाल करते थे इसका, लेकिन धीरे धीरे केमिकल के आने के कारण ये आपको मिलना बंद हो गया। तो हमने क्या सोचा, ये एक फॉर्मुलेटिव कैरेंजी ऑयल और हमारे नीम ऑयल से बना है, ये 2500 ppm का रहता है, और ये इतना इफेक्टिव रहता है, 1 लीटर पानी में 2 ml मिला दीजिए, ये आपको ऑलमोस्ट 80% टू 70% की बीमारी आने से पहले अगर इस्तेमाल करेंगे तो एवरी 10 डेज के रेगुलर इंटरवल्स में, तो ये बचाने में काम आ जाएगा। एंड ये बीज के उपचरण में भी काम आता है, मैंने बोला यहाँ पे है, जेड उपचरण में भी काम आता है, कोई भी केमिकल ले रहे हो उसके साथ ये मिला दो, आपकी केमिकल की जो लागत है वो घटा देता है।
लेकिन ये कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट है, इसका बस इस्तेमाल करना चाहे हो तो कर सकते हो, लेकिन कॉम्बिनेटरी के हिसाब से आप किस किस का हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी केमिकल हो सकता है, कोई भी हमारा सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड, फंजी, ये तीनों भी आप मिला के एज ए कॉम्बिनेटरी इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए दूसरे स्प्रे माध्यम की प्रोडक्ट में आते हैं। सर्वो ग्रीन, इट्स नोन एज ए बायोस्टिमुलेंट और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसमें समुद्री काई मिल जाती है, फल्विक एसिड, एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, ये सब मिलता है। ये जर्मिनेशन कैपेसिटी बढ़ा देता है, विगोरसिटी बढ़ा देता है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आने जाने की प्रक्रिया होती है वो सही कर देता है। पानी की मतलब देखिए, जो हेल्दी एनवायरमेंट वेलबींग होना चाहिए वातावरण में, वो करने में ये सक्षम है। ये खाना बनाने की प्रक्रिया को ठीक से करने में सक्षम है। इसका कैसे, मैंने बोला नीम, ग्रीन एंड ह्यूमिक लिक्विड तीनों मिलाएंगे तो एक एक रामबाण हो जाती है बढ़ने के लिए, जड़ की विकसितता के लिए, कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए। सीड ड्रेसिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, सीड ट्रीटमेंट में, सीडिंग रूट डिप में भी, जड़ को भिगो के भी रुपाई करने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रे के माध्यम में भी कर सकते हो। किसी के साथ नीम कार्बन जैकपॉट जो कि रेट ग्रोथ रेगुलेटर की काम करती है, उसमें इस्तेमाल कर सकते हो। नीम में आप अगर कॉम्बिनेटरी कर रहे हो तो सीड ड्रेंचिंग में इस्तेमाल कर सकते हो इसका। ठीक है ना। 1 लीटर पानी में 2 ml, 2 से 3 ml आप मेरे से रिकमेंड ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि मेरे साथ जुड़ के अभी तक बहुत रिकमेंड ले चुके हैं। उनका उनका रिजल्ट भी इनॉर्मस आया है, उनका यील्ड भी अच्छा खासा आया है, पैदावार क्षमता बढ़ी है, उनकी जमीन जैविक की और बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग किसान हैं जो कि बहुत दिनों से जैविक करके वो बिल्कुल केमिकल मुक्त कर दिए उनकी खेती को। तो ये आप केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हो तो हम एसएचपीएल से ही माध्यम हो सकता है। ये एसएचपीएल के साथ आप मिलके जुड़ के आप इसका इस्तेमाल करके आप उसका फायदा उठा सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं कार्बन। सर हमको जैसे ऑक्सीजन चाहिए वैसे ही पौधे को कार्बन चाहिए। ये मल्टीपर्पज रोड ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ बूस्टर है। ये जड़ को भी बढ़ाता है, पत्तों को भी बढ़ाता है, कांड और उसकी उसकी टहनियाँ, उसकी स्टेम्स, उसकी जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है, जैसे कि बहुत से खनिज तत्व चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ट्रेस एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, ये बहुत सारे ऐसे पदार्थों की पानी की नियंत्रण करना, सूक्ष्म जीव बढ़ाना, ये सब में ये काम आता है। पीएच इम्बैलेंस से भी ये बचाना, आपकी जो पैदावार क्षमता 10 से 40% बढ़ा देता है। इसका इस्तेमाल करने के बाद आप देख सकते हो आपकी ग्रीननेस जो होती है वो पेड़ पौधे में बढ़ जाती है। आपकी जो व्हाट वी कैन से एनवायरमेंटल स्ट्रेस रहती है, जो तनाव रहती है, जो पॉल्यूशंस रहते हैं, उससे भी ये बचाने में सक्षम होता है। इसको कॉम्बिनेटरी में एज ए मैंने बोल दिया था पहले, मल्टीपर्पज ऑलराउंडर है ये। जैसे कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रिंकू सिंह अभी अभी बोल सकते हैं, वो बॉलिंग भी कर रहे हैं आजकल। तो ये सब अच्छा खासा ऑलराउंडर्स हैं। तो ये आप सभी को ऑलराउंडिंग परफॉर्मेंस में हमारे एसएचपीएल में क्या आता है, सर्वश्री का लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है ना। उसके बाद सर्वो जैकपॉट प्लस। सर्वो जैकपॉट इज अ बायोस्टिमुलेटिव एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिव प्रोडक्ट। इसमें हार्मोन्स रहते हैं। हमको बढ़ने के लिए हार्मोन्स चाहिए कि नहीं, हमारे काले सफेद सफेद बाल ना आए उसके लिए भी हार्मोन्स है। हमको अच्छा खासा लाइक हेल्दी वेलबींग रहने के लिए हार्मोन्स है। स्किन अच्छा हो उसके लिए भी हार्मोन्स बहुत सारे हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। वैसे ही पौधे में बहुत सारे हार्मोन्स है। इसमें क्या क्या है, जिनसेंग, ये जड़ी बूटी होती है, सॉरी, फल्विक एसिड, बैसिलोनॉइड्स, ये हार्मोन होता है। साइटोकाइनेस हार्मोन होता है। अमीनो एसिड, ये एज ए प्रोटीन सिंथेसाइजर का काम करता है। आपकी जो डीएनए बिल्डिंग्स होती है वो स्ट्रैंड बिल्डिंग में काम आता है। माइक्रोबियल जो ग्रोथ होनी चाहिए, सॉरी, एंजाइमल एक्शन जो होनी चाहिए वो उसमें काम आता है। ये फूल झड़ना, फल झड़ना, खोखलापन आना, उसको मतलब टूट जाना, अनाज वाले टूट जाना, अच्छा खासा फल नहीं आना, अच्छा खासा फूल नहीं आना, सब्जियां अच्छा खासा नहीं आना, ये सब में ये काम आता है सर्वो जैकपॉट प्लस। इसको ग्रीन के साथ, कार्बन के साथ, ह्यूमिक लिक्विड के साथ दे सकते हैं आप कॉम्बिनेटरी में। 5 ml 15 लीटर टंकी में, या 0.5 ml पर एवरी लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में 0.5 ml का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। उसके बाद आते हैं अदर्स, सॉरी सॉरी एक्टिवेटर। एक्टिवेटर में क्या आता है, ये स्टिकर और मैक्स मैंने बोला था। देखिए केमिकल किससे बनता है, पेट्रोल से बनता है। तो पेट्रोल मिलता नहीं है पानी में, तो ये घुलने में काम आएगा।
बारिश से धुलने से बचाने में काम आती है, केमिकल की लागत बचा देता है, वो जो डिपॉजिट एरिया रहती है, स्प्रे करने की जो खासियत रहती है वो बढ़ा देती है, पेनिट्रेट करता है, अंदर तक पहुंचने में काम आता है, ऊपर ऊपर बस स्प्रे करने में नहीं। स्टोमेटल एक्शन, जैसे हमारे नाक होते हैं, पौधों के भी नाक होते हैं, उसको खोलने में, बंद होने में काम आता है। तो ये भी 5 ml 15 लीटर टैंकी में 5 से लेके 7 ml भी इस्तेमाल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्रॉप्स। मैं रिकमेंड करता रहूंगा, प्लीज आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे तो आई विल बी हेल्पिंग यू अराउंड। सर्वोमैक्स, ये आपको वेक्टर एंड स्प्रेडर का काम करेगा, नॉन आयोनिक बेस्ड होता है, पर ये आपको ग्रोथ प्रमोटिंग काम में भी काम आता है। 25 से 30% की यूरिया डीएपी की खपत जो होती है वो बढ़ा देता है, 100% पानी में घुल जाता है। ये आप खरपतवारों में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप यूनिफॉर्म डिपॉजिट स्प्रे में भी काम आता है। हायर न्यूट्रिएंट अपटेक, जैसे कि ग्रीन का काम होती है, वो बस खाना बनाने की प्रक्रिया सक्रिय करता है, लेकिन न्यूट्रिएंट अपटेक का भी ये काम कर देता है, ठीक है ना। एंजाइम एक्शंस का, क्लोरोफिल एक्शंस का, ये सब काम ये करने में सक्षम होता है। ये 25 से 30% की पैदावार क्षमता भी बढ़ा देता है। पहला पॉइंट तो वही है, ठीक है ना सर। इसका इस्तेमाल करके ये सब लाभ आप उठा सकते हो। ये 5 ml लिखा है, पर मैं रिकमेंड करता हूँ 30 ml डाल दीजिए सर, कम पैसे में आता है, बहुत अच्छा काम करता है। तो क्यों, आप तो केमिकल में ऐसे ही 2000 डाल रहे हो, तो इसमें 600 डालने में क्या दिक्कत, ठीक है ना सर। एंड आपको ये लाइक अराउंड, फॉर एग्जांपल, ये जब भी आप जैविक का या कोई भी खरपतवार का इस्तेमाल करते हो, इसका इस्तेमाल करना। केमिकल का इस्तेमाल करते हो तो स्टिकर का इस्तेमाल करना, ठीक है ना। जैसे कि कीटनाशक हो गया वैसे वाले, ठीक है ना। उसके बाद अब आते हैं बायो कंट्रोल। मैंने पहले बोला था नीम के साथ कॉम्बिनेटरी में 3 प्रोडक्ट है एंड इट्स द लास्ट स्टेज। जल्दी हमारा सेशन खत्म होने वाला है एंड उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करेंगे। सर्वर डॉक्टर गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 5 प्रकार बीमारियों से बचाएगा। सर देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्केट में जाएंगे तो कीड़े मारने के लिए एक औषध देगा, बीमारी के लिए, वायरस के लिए एक, बैक्टीरिया के लिए एक, फंगल के लिए एक। उसके साथ ये तीनों से नहीं, ये बीज से बीमारी भी बचाता है, बीज बीज से भी बीमारी बचाता है, मिट्टी से पहले फसल की बीमारी से भी बचाता है। इसको नीम के साथ आप स्प्रे कर सकते हो, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स माल के सॉइल एप्लीकेशन में दे सकते हो। ये साइटोकाइनिन सिंथेसिस में भी काम आता है। ये स्ट्रेन्स जो कि जैसे कि वायरस स्ट्रेन्स होते हैं, देखिए कोरोना सबको आया था, लेकिन जो हार्मफुल स्ट्रेन था सबसे, उसको ही ज्यादा इफेक्ट हुआ था। वैसे ही जो हार्मफुल स्ट्रेन होते हैं उनसे बचाता है। तो ये बहुत ही 5 प्रकार बीमारियों से एक ही समाधान सर्वर डॉक्टर गोल्ड। मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो कि एक ही समाधान देगा इन सब से, ठीक है ना। 1 ग्राम से 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में विथ नीम इज कंपलसरी। फंजी, सर आपने बोला कि फंगल इन्फेक्शन भी तो बचाता है, फंजी क्यों। सर फंगल इन्फेक्शन कैंसर की तरह होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में केमिकल, हम टैबलेट से कैंसर को खत्म कर सकते हैं, पर स्टेज 3 में क्या होता है, कीमोथेरेपी। तो ये कीमोथेरेपी है फंगल को। जब पहले पहले आता है तो डॉक्टर को खत्म कर देगा, ज्यादा आ गया, लीफ स्पॉट, ब्लास्ट डिजीज, रस्ट डिजीज, ऐसे वाले जो फंगल डिजीज ज्यादा आ जाते हैं हमारे फसल में, उनसे बचाने के लिए ये काम आता है। 2 ग्राम लीटर पानी में विथ नीम कंपलसरी। उसके बाद सर्वर सुपर गोल्ड भी है। सुपर गोल्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो इन केस ऑफ फॉर इरेडिकेटिंग आवर लाइक, हमारे कीड़े मकोड़े जो हमको हानि पहुंचाते हैं, और जो लाभदायक कीड़े उनको ना मार के हानिकारक कीड़े को मारने के लिए सुपर गोल्ड विथ नीम कंपलसरी। ये 3 प्रोडक्ट आपको हर एक स्टेज में इस्तेमाल कर देंगे तो 3 बार तो हो गया, आपको केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने देर से आपने बहुत सब्र बना के मेंटेन कर रखे थे। हमारे पास मोर 5 to 10 मिनट से आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ पूछना है, डाउट है, आपको कोई खेती के बारे में जानकारी लेना है, तो यू कैन आस्क मी बाय रेजिंग योर हैंड या चैट बॉक्स में मैसेज डाल के, ठीक है ना सर। हैंड रेज कर सकते हैं, आपको अगर कुछ पूछना है मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। या उमेश जी, प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। हेलो सर। या हेलो। सर हम बेलगाम से बात कर रहा हूँ। या सर, आपने जो बोला इनिशियल स्टेज में हमें जो डीएपी वगैरह रहता है उसके साथ इसको मिक्स करके ये करना है। हाँ हेलो। हाँ हाँ। हाँ सर। सो हम बोलते हैं कि रासायनिक छोड़ के इसको
उसको कैसे समझाना है कि इसको भी पहले यूज करो, क्योंकि क्या तो देखिए, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। उसका एक पॉइंट है। देखिए, मैं एक बोल सकता हूँ। अगर एक मतलब हमारे किसान जो हैं उनकी लत लग चुकी है, वो दे आर एडिक्ट हो चुके हैं केमिकल यूसेज के कारण। ठीक है ना। एक बंदा अगर एडिक्ट हो गया तो हम अचानक से बंद नहीं करते हैं ना, धीरे धीरे बंद करते हैं। अगर अगर मैं बोलूं कि आप कुछ स्मोक कर रहे हैं या आप ड्रिंक कर रहे हैं तो हम अचानक से बंद नहीं करते हैं। धीरे धीरे उसका क्वांटिटी कम करके एक ऑलमोस्ट 2-1 साल में उसको धीरे धीरे कम करके छोड़ देते हैं। वैसे ही केमिकल हो चुका है। अगर अचानक से छोड़ेंगे ना, श्रीलंका में आया था परफेक्ट एग्जाम्पल। वो सडनली उनका केमिकल यूसेज बंद करके अचानक से ऑर्गेनिक पे कर दिए, तो उनका जो पैदावार था वो कम हो गया सडनली। सडनली कभी नहीं करना, उसका इफेक्ट रहता है। मिट्टी उसकी आदत बन चुकी है, तो वो हमको धीरे धीरे घटा के उसके वातावरण को नियंत्रण करके उसको उस एनवायरमेंट में धीरे धीरे लाके उसको हमको एक्सपोज करना है टू ऑर्गेनिक। ठीक है ना सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। एंड और कोई है सर, कोई पूछना चाह रहा है, कोई भी कुछ हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज आए हैं। थैंक यू नयन सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। सर, जो मोबाइल नंबर मांग रहे हैं प्लीज आप अपने अपलाइन से ले लीजिए मेरा मोबाइल नंबर। अगर वो दे रहे हैं तो इट्स बहुत लोगों के पास भी है। या आप अपने अपलाइन को वो फोटो भेजिए, आपकी खेत की फोटो या आपकी जो भी रिगार्डिंग कोई भी आपकी लाइक आपको कोई भी जरूरत है तो उनको बोलिए, वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे या उनसे ही आप नंबर मांग लीजिए, वो दे देंगे। ठीक है ना। ये और भी हैंड रेज हो रहे हैं। गौतम जी आप बात कर सकते हैं सर, गौतम जी अनम्यूट करके बात कीजिएगा। या वेरी गुड इवनिंग सर। हाय मैं सर। मैं बिहार से बात कर रहा हूँ, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से। और यस मुझे सर। जानकारी ये है सर कि मेरे एरिया में अभी धान की खेती हो रही है। और धान के खेतों में जो धान बोआ गया है उसमें सर क्या क्या प्रोडक्ट है यूज कराया जाए जो कि ग्रोथ हो, ताकि हम रुपाई मार्केट हो गई में। है ना सर? क्या बोले सर? रुपाई हो गई है ना सर? रुपाई जी रुपाई रोपाई। हो गई है ना जी जो? जी जी जी, रोपाई हो गई है। चलिए, रुपाई हो गई है तो आप डीएपी या एनपीके या यूरिया कुछ ना कुछ तो डालते रहेंगे ना। जी उसको 50% कम कर दीजिए। हमारे जी ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस, दोनों में से जी कोई एक। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स जी 5 किलो का आता है, ह्यूमस जी 2.5 किलो का आता है। दोनों में जी 100 ग्राम ब्लैक मैजिक कंपलसरी मिलाना। 100 ग्राम जी ब्लैक मैजिक मिला के दोनों का जी एक ही मिश्रण करके आप डाल सकते हो। ठीक है ना, एक एक करके। जी जी ये पहला स्टेज हो गया। गौतम जी, जी दूसरा स्टेप जो है वो 7 से 8 दिन के बाद होता है। वो स्प्रे करने की तरीका है। एक बार आपका खेत का फोटो मेरे को भेजेंगे तो उस हिसाब से मैं बताता रहूँ। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। यस, और कोई है सर जो मेरे से बात करना चाह रहे हैं? वी हैव मोर 4 मिनट्स लेफ्ट, जल्दी, बिकॉज टाइम भी हो रहा है डिनर का, सभी को खाना भी है, सोना भी है ना, तो जल्दी करते हैं। और कोई है हैंड रेज करने वाले? आई थिंक यहाँ पे कोई है, सुनीता जी। सुनीता जी प्लीज हैंड रेज करेंगे? वेट वेट वेट, आई एम सर्चिंग फॉर यू। या मैम, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। अनम्यूट कीजिए, बात करिए। हेलो। हाँ, बोलिए मैम। हेलो। हाँ हाँ सर जी, नमस्कार। सॉरी, हेलो सर, नमस्कार जी। यहाँ बोल रहे पे हैं नाम सुनीता आईडी देवी लिखा है तो आईडी इसलिए। मैडम का नाम है और हम उसका देखते हैं। तो पूछ रहे थे कि जो धान की खेती में बताएं, जो मतलब हम आपकी बात कादर जो होता सही है ना, से सुनाई नहीं दे रही है। बोला कि हेलो कादर जो होता है ना सर जी, धान बुनाई के समय। हेलो। सर, सुनाई नहीं दिया। माइक एक बार फोन पास में पकड़ के बात कीजिए ऐसे। हेलो। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है हेलो। सर, बोलिए। हाँ सर, बोलिए। बोल रहे थे कि सर ह्यूमस जो हम दिए थे ना, ह्यूमस दिया है मतलब कि बोने के समय में। हाँ हाँ हेलो। और हाँ, उसके बोलिए बाद सर। और उसके बाद अभी पानी पटाए तो उसमें दे दिए हैं। 2 बार ही देना है सर। हाँ हाँ हाँ। अभी अभी ह्यूमस को दो अभी बार अभी दिए हैं। कितना दिन हुआ है टोटल देने के बाद? अभी देने के बाद कितना दिन हुआ है?
मैंने धान रोपाई के समय दिए थे, तो लगता है कि 15 दिन हुआ है, 15-20 दिन। ओके, अभी आप क्या करना, उसमें ग्रीन का, हमारे कार्बन का और मैक्स का स्प्रे करना, स्प्रे। जी, कार्बन क्या हुआ सर? कार्बन जो लिख के भेजे हैं। कार्बन में अभी बताया था ना, कार्बन का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं आप उससे। पीएच जी। इम्बैलेंसेस, पानी रोक पाने की क्षमता, ये सब बढ़ जाता है। तो ये तीनों मिला के स्प्रे करना। अभी कल दिया है खाद सर, तब 7 दिन के बाद ही करेंगे ना? हाँ, हाँ, कर दीजिए। 7 दिन नहीं, और 2-3 दिन के बाद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। ये बात। और कोई ये सब पूछना चाह रहे हैं? या यहाँ पे आई कैन सी बसंत लाल जी सर, आप बात कर सकते हैं अनम्यूट करके। ओके, या थैंक यू सर। हेलो। थैंक यू जी। हाँ जी जी, सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया। आ, वंदे मातरम साथियों। माई सेल्फ बसंतीलाल जमादार, रतलाम डिस्ट्रिक्ट, एमपी, मध्य प्रदेश से। और मैंने जो है सर चैट बॉक्स में नंबर सेंड मी का जो मैसेज डाला था, वो मैंने ही डाला था। मैंने बेसिकली इसलिए डाला था कि एग्रीकल्चर में मैं पिछले 10 साल से वर्क कर रहा हूँ, और एमएलएम इंडस्ट्री में जो है वो 2016 से कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे जो एमपी में जो है, यहाँ पर जो फसल जो होती है, अब जो फसल आएगी, जो रबी की फसल जो है, वो यहाँ पर लगने वाली है गेहूं, चना, लहसुन, प्याज, मसूर, उड़द, चना। तो ये बहुत सारी जो फसलें, जो लहसुन प्याज का हमारा जो गढ़ है, इसको बोला जाएगा लहसुन प्याज सबसे ज्यादा उत्पादक जो है वो रतलाम डिस्ट्रिक्ट जो है, यहीं से होता है। इंदौर होता है, उज्जैन होता है। तो यहाँ पर जो है, इसलिए मैंने आपसे नंबर मांगे थे कि आपको थोड़ा ज्यादा जानकारी है एग्रीकल्चर के लिए। तो भाई सर, क्या है कि मैं प्राइमरी अवस्था में क्या दे सकते, मिडिल अवस्था में क्या दे सकते, तो वो लहसुन प्याज के लिए काफी मैंने खर्चा डाल भी दिया। करते हैं किसान। जी। तो लहसुन प्याज में मैंने काफी खर्चा करते हैं लोग। तो सर इसलिए हाँ, थैंक यू सर, हाँ। मुझे बोलने का मौका दिया। मैं अपने अपलाइन से जो मेरे अपलाइन है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, संजीव शर्मा सर। मैं उनसे आपके नंबर ले मैं लूंगा। डाल देता ओके, हूँ, थैंक यू नंबर सर। डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। पर देखिए सर, जी आप मतलब ज्यादातर व्हाट्सएप में प्रिफर कीजिए। अगर फोन कर रहे हैं, अगर फोन नहीं उठा रहा हूँ, तो आप क्या करना, डायरेक्टली मतलब लगातार कॉल मत कीजिए। आप मेरे से एक बार व्हाट्सएप में हाई करके भेजिए, मैं रिप्लाई दूंगा, या आपका खेत का फोटो मेरे को भेज दीजिए, उसका अच्छा से मैं 24 घंटे के अंदर समाधान दे दूंगा, ठीक है? ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। मैं नंबर डाल दिया है, जिन जिनको जरूरत है प्लीज उनको, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, कॉल कर, मतलब कॉल ही नहीं कर देना, ज्यादातर व्हाट्सएप प्रीफर करना। अगर इतना जरूरी है तो कॉल कीजिएगा, कॉल करने का भी मैं उठाता हूँ, लेकिन थोड़ा देख के टाइमिंग बना के रखिएगा, ठीक है ना? आई विल बी थैंकफुल। चलिए, हो गया, मैंने नंबर दे दिया। और कोई किसी को पूछना नहीं, आई थिंक, और कोई हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, और चैट बॉक्स में भी कोई कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। तो मैंने चैट बॉक्स में मेरा नंबर डाल दिया है, यू कैन टेक माई नंबर फ्रॉम देयर। एंड थैंक यू वेरी मच आप सभी का, और एक सेमिनार में मिलते हैं। तब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय एसएचपीएल। थैंक यू।